अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिस्कशन क्लास ऑफ टेस्ट नंबर 2। और आज जिस टॉपिक को हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था वो है टिशू कल्चर। तो उसके कुछ एमसीक्यूज़ अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखें कि ईटा के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, और बहुत सारे एमसीक्यूज़ इससे पहले भी प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। सो लुक एट क्वेश्चन 1 हमारे पास है, विदाउट यूजिंग द सेफ्टी चैम्बर द जीनोटाइप ऑफ टिश्यू कल्चर प्रोड्यूस अ सेल विल बी डैश विद एक्सप्लांट। अच्छा, सेफ्टी चैम्बर क्या चीज़ है? जो हमारे पास सेल कल्चर हुड है, आपने टिश्यू कल्चर के ऑपरेटस में पढ़ा होगा सेल कल्चर हुड, और जिसकी बेस्ट एग्जांपल लेमिनर फ्लो हुड या बायोसेफ्टी चैम्बर जो है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम उस चैम्बर को यूज ना करें, अगर आपको सेफ्टी चैम्बर या कल्चर हुड का जो फंक्शन है वो पता है, तो आप इस एमसीक्यूज को आसानी से हल कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं, जो सेफ्टी चैम्बर है उसका काम होता है कि आपको माइक्रोब्स फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके दें, यानी आप उसके अंदर जब प्रोसेस करें तो आपके टिश्यू कल्चर प्रोसेस में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको डिस्टर्ब ना करे। सिंपल सी बात है कि उसमें म्यूटेशन ना हो। अगर म्यूटेशन ना हो तो फिर तो जीनोटाइप सेम होगा। इस वक्त क्वेश्चन में विदाउट यूजिंग, आप उसको यूज नहीं कर रहे। अगर नहीं यूज कर रहे तो फिर जीनोटाइप में चेंज आ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का नियरेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन बी, डिफरेंट। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टीरिलाइज बाय यूजिंग ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मशीन से हम हाई टेम्परेचर पे स्टीरिलाइजेशन करते हैं, और टेम्परेचर होता है अबाउट 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम किस चीज की स्टीरिलाइजेशन करते हैं? ऑप्शन ए और डी तो स्टीरिलाइजेशन के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रोसेस शुरू होने के बाद प्रोड्यूस होता है। स्टीरिलाइजेशन आप इस प्रोसेस मेथड शुरू करने से पहले करेंगे। एक्सप्लांट और अपरेटस दो चीजों की हम स्टीरिलाइजेशन करते हैं। अब इन दोनों में से किसकी स्टीरिलाइजेशन स्टीरिलाइजर यानी ऑटोक्लेव से होगी? अगर आप एक्सप्लांट की स्टीरिलाइजेशन इससे करें वो तो डीनेचर हो जाएगा, तो हम एक्सप्लांट की स्टीरिलाइजेशन केमिकल से करते हैं, और जो अपरेटस है उसकी स्टीरिलाइजेशन हम किस चीज से करते हैं? ये हम ऑटोक्लेव या स्टीरिलाइजर से करते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ये इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स ऑफ एक्सप्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉर्म फर्स्ट। जैसे ही आप इनकुलेशन करते हैं, एक्सप्लांट को मीडियम में डालते हैं, तो सेल्स की मल्टीप्लीकेशन, एक्सप्लांट के जो सेल्स हैं उसकी मल्टीप्लीकेशन शुरू होती है। उस मल्टीप्लीकेशन से पहले क्या बनता है? कैलस बनता है, शूट बनता है, या रूट बनता है, या बोथ ए एंड बी? याद रखें, सबसे पहले एक लूजली अटैच्ड मास ऑफ सेल बनेगा। तो उस लूजली अटैच मास ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? उसको कैलस कहा जाता है। उसके बाद शूट और फिर रूट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कैलस फॉर्मेशन पहले होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर। सीक्वेंस, अच्छा ये प्रीवियस पेपर 2016 में शायद करेक्ट सीक्वेंसेस का क्वेश्चन आया था। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर था। यहां करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर पहले, कौन सा स्ट्रक्चर पहले बनेगा, उसके बाद कौन सा, थर्ड और फोर्थ, इस तरह। एक्सप्लांट तो आपके पास पहले से मौजूद होता है, तो एक्सप्लांट से कैलस, फिर कैलस से रूट, और रूट से शूट। ये गलत है ऑप्शन ए। इसलिए गलत है कि रूट बाद में बनता है, शूट पहले बनता है। ऑप्शन बी तो स्टार्ट से ही गलत है, क्योंकि रूट्स पहले बन नहीं सकते। एक्सप्लांट कैलस इस तरह होता है। ऑप्शन सी, एक्सप्लांट पहले बनेगा, फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन से कैलस, फिर लो ऑक्सीजन और हाई साइटोकाइनिन से शूट, और फिर हाई ऑक्सीजन और हाई साइटोकाइनिन से रूट्स बनेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ हाई ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन are present in medium after callus formation which of the following will be formed। आज क्लास में मैंने एक बात बताई थी
कि अगर आपके पास बैलेंस कंसंट्रेशन हो और कैलस ना बना हो, एक्सप्लांट में हो, डिवीजन के टाइम पे हो, डिवीजन तो थ्रू आउट होती है ज्यादातर, बट जब आप इनोकुलेशन करते हैं और बैलेंस कंसंट्रेशन हो तो कैलस बनेगा। और अगर कैलस पहले से बना हो तो फिर बैलेंस या हाई कंसंट्रेशन से, इसमें चूंकि हाई लिखा है, फिर रूट बनेगा, क्योंकि शूट में ऑक्सीजन कम होना चाहिए शूट के लिए। इस वक्त आफ्टर कैलस फॉर्मेशन है, तो आफ्टर कैलस फॉर्मेशन इफ बोथ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन इफ हाई, तो इससे बनेगा रूट। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द रूट शूट आर डीफ्लास्क्ड फॉर हार्डनिंग। व्हाट डज दिस डीफ्लास्क मीन? जिस चीज में आप, जिस फ्लास्क में आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, रूट और शूट और कैलस, ये तीन चीजें जहां पे बनी है, फिर इसको वहां से निकालना होता है। फॉर विच पर्पज? हार्डनिंग के लिए। तो इस हार्डनिंग के लिए लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी क्या होगा? फॉर दिस पर्पज द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी मस्ट बी, पहले से जो ह्यूमिडिटी का लेवल है तो उसको हम डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, या सेम रहेगा, या ये डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, राइट ऑप्शन हार्डनिंग के लिए, ताकि उन सेल्स के दरमियान स्पेस कम हो जाए, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करना होगा। तो क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है। अब एक और क्वेश्चन आपसे यहां करने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपने कमेंट्स में देना है। और वो जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करने के लिए हम टिश्यू कल्चर के ऑपरेटस में से कौन सा ऑपरेटस यूज करेंगे? ह्यूमिडिटी तो हम डिक्रीज कर रहे हैं, बट टिश्यू कल्चर के ऑपरेटस, बहुत सारे ऑपरेटस हमने पढ़े हैं, बुक में भी है, पेज नंबर 5 के ऊपर। आपने मुझे ये बताना है कि इस ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटस यूज करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, वाटर लॉस फ्रॉम न्यूली मेड टिश्यू कल्चर प्लांट विल बी। अगर आप टिश्यू कल्चर का टॉपिक देखें, उसमें जो स्टेप्स है, उसमें आखिरी स्टेप में लिखा है कि यंग टिश्यू कल्चर प्लांट्स जो है, ज्यादातर इसमें वैक्सी लेयर नहीं होता, और वैक्सी क्यूटिकल क्या करता है, वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। तो अगर क्यूटिकल नहीं होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन या वाटर लॉस ये हमारे पास हाई होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर इनोकुलेशन इज फॉलोड बाय। ये तो बहुत आसान है। इनोकुलेशन मैंने बताया था कि इनोकुलेशन कहते हैं जब आप एक्सप्लांट को उठा के मीडियम में डाल दें। न्यूट्रिएंट्स मीडियम आपने बनाया है, अब आपने एक्सप्लांट उठाया और मीडियम में डाल दिया, इसको इनोकुलेशन कहते हैं। तो पहले किस चीज की फॉर्मेशन होगी? कैलस, शूट, रूट या नन ऑफ दीज? सिंपल है, कैलस की फॉर्मेशन होती है डिवीजन ऑफ सेल से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट in tissue culture, cell division of explant can be facilitated by using a medium which may be। कौन सा मीडियम हम बनाएंगे जिसमें हम सेल डिवीजन फैसिलिटेट करते हैं? एक पॉइंट यहां पे याद कर लें, मीडियम बनाना डिपेंड करता है एक्सप्लांट के रिक्वायरमेंट पे। एक्सप्लांट आपने जिस प्लांट से लिया है तो उस पे डिपेंड करता है वो कौन सा स्पीशी है। डिफरेंट स्पीशीज के लिए डिफरेंट न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मीडियम, तो आप चूंकि न्यूट्रिएंट्स मीडियम बना रहे हैं, तो जो स्पीशी आपने सेलेक्ट किया है, जिससे आपने एक्सप्लांट आइसोलेट किया है, उस पे डिपेंड करेगा। तो जनरली यहाँ पे पूछा है कि हम कौन सा मीडियम यूज कर सकते हैं। ब्रॉथ यूज कर सकते हैं, एगर यूज कर सकते हैं, या सेमी सॉलिड यूज करते हैं, या सारे यूज कर सकते हैं। पहले तो आपको ब्रॉथ और एगर क्लियर होना चाहिए। याद कर लें, मैं क्लास में बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। एगर सॉलिडिफाइड मीडियम होता है, सॉलिड होता है ज्यादातर। ब्रॉथ जो है वो लिक्विड होता है। अगर आप दोनों देख लें तो सेमी सॉलिड मीडियम इसमें हम बनाते हैं। और सॉलिड मीडियम ज्यादातर जब हम उसको स्टोर करते हैं कुछ वक्त के लिए, उसके लिए बनाते हैं। लिक्विड मीडियम ज्यादातर हम फास्ट डिवीजन के लिए बनाते हैं। तो सेमी सॉलिड मीडियम ये हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जनरल है, स्पेसिफिक नहीं पूछा गया, करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारे पास कल, उसमें इंशाल्लाह हम
बाकी जो टेक्निक्स रह गए हैं वो, और साथ में सेल वाल भी पढ़ेंगे, और सेल वाल तक या शायद सेल मेम्ब्रेन भी साथ में हो जाए।